बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। T20 सीरीज़ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का आगाज़ हो गया और इस हवाले से भी आज हमारे शो के अंदर बात रहेगी। और उसके साथ साथ हम आज बात करेंगे जो क्रिकेट की नर्सरी कहलाने वाला शहर है कराची, उस हवाले से भी बात करेंगे यहाँ को क्या कुछ हो रहा है। फिर पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन की जो ट्रॉफ़ी है वो मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान की इस वक्त नुमाइश के लिए जारी है। तो आज शहर कायद के अंदर हमने देखा कि वो भी नुमाइश के लिए मौजूद रही, उस पर भी बात रहेगी। और PSL 10 कैसा रहेगा जब PSL 11 होगा, तो उसमें 2 टीमों का भी इजाफा किया जा रहा है, उस पर भी आज हम अपने शो के अंदर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं बदियुज्जमा साहब, हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, एनालिस्ट भी हैं, बड़े अच्छे तजिया भी करते हैं खेलों के हवाले से, तो आज इनसे बात भी रहेगी। और शुरुआत करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 10 के हवाले से, जो इस वक्त ट्रॉफी पूरे मुल्क के अंदर इसको टूर कराया जा रहा है, पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है। और फिर पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ है जो है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस तरह तैयारियों के साथ की जा रही है, कुछ मैचेस कराची को कम मिलेंगे, इस हवाले से भी हम थोड़ी सी बात करेंगे बदियुज्जमा से। और लेकिन जिस तरह ये पाकिस्तान सुपर लीग खेली जाएगी, इस पर बात रहेगी। बदियुज्जमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनस स्पोर्ट्स में तशरीफ़ लाने का। सबसे पहले तो मैं पहली दफ़ा ये बात आपसे करना चाहूँगा कि पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफ़ी नुमाइश के लिए हर शहर में जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, असल मसला सारा ये कि ये जो ना आवाम की तवज्जो, फैंस की तवज्जो और शायकीन की तवज्जो हटाई जा रही है उस शिकस्त से जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में हमें शिकस्त हुई। यार, ये तो वो ट्रॉफ़ी है कि जिसको जो तो आपके मुल्क में ही रहनी है, तो इसको अगर आप टूर करा के साबित क्या करना चाहते हो, मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतना ख़जाना है कि उसको लुटाया जा रहा है। देखो, वो ट्रॉफ़ी वो होती है जो ICC की ट्रॉफ़ी होती है, या कोई ऐसी ट्रॉफ़ी होती है जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी हो, जैसे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की ट्रॉफ़ी थी, तो ये विज़िट के लिए इसलिए होती है कि इसको विज़िट कराया जाता है कि लोग इसको देखना चाहते हैं, वर्ल्ड का इवेंट होता है और उसमें लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं। PSL 10 मेरी समझ से बार, अगर आपने इस 10 वाली ट्रॉफ़ी दिखानी थी तो फिर आपने 9 सीज़न जो गुजरे हैं उसकी ट्रॉफ़ी क्यों नहीं दिखाई? ये कोई नई बात मुझे चेयरमैन मुख्तलिफ चेयरमैन आते रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, बदियुज्जमा साहब, हम समझते हैं कि इस चेयरमैन बहुत से अच्छे काम किए, एक काम उन्होंने ये भी बेहतर कर दिया। देखिए, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने ग्राउंड बनाए, उन्होंने खिलाड़ियों को बड़ा रिलीफ दिया, उन्होंने खिलाड़ियों की जो ख़ास तौर पर अभी आपने सुना होगा कि डोमेस्टिक के पैसे कम हो रहे थे, उन्होंने तमाम को रोक दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, इस तरह की नहीं होनी चाहिए, जो उनको पैसे जल्दबाजी वाले फैसले बहुत करते हैं चेयरमैन साहब। क्या इनको जो इन्होंने अपने एडवाइजर जो रखे हैं, मेरा ख्याल में वो बड़े जल्दी फैसले देते हैं और बड़े जल्दी वापस से मोहसिन साहब वापस भी ले लेते हैं। देखिए, चेयरमैन साहब के पास अभी एक ओहदा तो है नहीं, 2 से 3 ओहदे, कभी एक में बिजी होते हैं, कभी दूसरे में बिजी होते हैं, तो यहाँ उनको वक्त कम मिलता है। तो इनको जो एडवाइज़र जो अपने वो देते हैं, तो उस एडवाइजरी पे चल रहे होते हैं, तो वो कर रहे होते हैं। हालांकि वो खुद बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, हमने देखा भी है कि वो हर जगह मौजूद होते हैं, चाहे वो नेशनल स्टेडियम हो, कज़ाफ़ी स्टेडियम हो, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम हो। लेकिन यहाँ पर ये आपको देखना पड़ेगा कि आपने सब चीज़ बना दी, लेकिन आपको क्रिकेट को चलाने के लिए ऐसे तजर्बाकार लोग चाहिए कि जो क्रिकेट का तजर्बा रखते होंगे, ना कि वो लोग हों कि जिनको क्रिकेट के बारे में नहीं पता। तो ऐसे आपकी क्रिकेट तो नहीं चल सकती। तो इसी वजह से मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को मशवरा दूंगा कि आप अपने इर्द गिर्द जो है ना वो क्रिकेटर्स को रखें, आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखें जो आपको अच्छे मशवरे दे सकें, क्रिकेट के बारे में सही सजेशन आपको दे सकें, तो फिर सही है। अगर इस तरीके से मैं गया, आप गया, आपने कहा ये कर लो, उन्होंने कहा ये कर लो, ये करेंगे तो हमारी क्रिकेट कहीं बेहतर नहीं हो सकती। हम स्टेडियम उन्होंने बनाई, ये चेयरमैन ने मैनेजमेंट का बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन टीम तो जो टीम थी ना, वो सिलेक्शन कमेटी ने बनानी थी। टीम जो को जितवाना था वो हेड कोचेस और जो हमारी टीम के खिलाड़ी है उन्होंने जितवाना था। उन्होंने ना ग्राउंड में कुछ किया, ना हमारी सिलेक्शन कमेटी ने। सबसे बड़ी बात यह कि ऐसी एक टीम मुंतखब की जो शुरू दिन से लोग कह रहे थे कि ये टीम जो है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी नहीं जीत सकती, ऐसा आपने स्क्वाड बनाया। फिर आप एक जो हेड कोच हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जहाँ फास्ट बॉलर की ज़रूरत होती है वहाँ स्पिनर भेज देते हैं, जहाँ स्पिनर की ज़रूरत होती है वहाँ जो है। चले इसी पे आते हैं बदियुज्जमा साहब। और स्पिनर्स की बात की, फास्ट बॉलिंग विकेट की बात की आपने। इस वक्त हम न्यूजीलैंड में मौजूद हैं, क्राइस्टचर्च पे मैच है ओवल ग्राउंड पर। और अगर हम देखें तो हमारे पास 4 स्पिनर्स हैं, हम लेकर गए हैं। और आप यही बात कर रहे हैं कि जहाँ ज़रूरत होती है फास्ट बॉलर्स की, सीमर्स की,
होगी वहाँ हम स्पिनर्स को ज़्यादा ले लेते हैं। शादाब हमारे साथ हैं, सुफियान, मुकीम, इब्रार, और पार्ट टाइम के लिए अगर हम देखें तो कप्तान सलमान अली आगा भी पार्ट टाइम बॉल करता है। तो एक ऐसी विकेट पर जहाँ पर स्पिनर्स की खातिर खा जो है हेल्प आउट नहीं मिलेगी, वहाँ आप 4 स्पिनर्स के साथ जा रहे होंगे। तो आप समझते हैं कि ये भी वो सिलेक्शन का फुकदान नज़र आ रहा है कि बगैर तवज्जो के और बगैर किसी ममालिक की सर्च किए बगैर के क्या वहाँ पर विकटें जो हैं किस तरह बनाई जा रही हैं, आपने 4 स्पिनर्स टीम में शामिल कर लिए। यही तो वजह है ना, मैं तो वही आपसे कह रहा हूँ कि आप चैंपियंस ट्रॉफी हारे और चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद आपको सिलेक्शन करनी थी दौरे न्यूजीलैंड के लिए। आपने दौरे न्यूजीलैंड के लिए सिलेक्शन ऐसी करनी थी कि पता चले कि वाकई यार ये खिलाड़ी जो है वहाँ जाकर खेले। ज़रूरी नहीं है, देखें जी चैंपियंस ट्रॉफी अगर आप हारे नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम हर कोई वो ये कहता है ना जी किसको निकाल दो, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। आपके पास है कौन जिसके उसको निकाला कहाँ है? किसी को वनडे में, किसी को टी20 में। आपने जज कर दिया, हारे हम वनडे में, कप्तान तब्दील हो रहा है टी20 का। टी20 का कप्तान बाबर को टी20 से निकाल दिया। देखिए आपने अगर फैसला करना है तो फिर बेखौफ होकर पैसा करें कि ना बाबर खेलेगा ना रिजवान खेलेगा। भाई देखें बाबर रिजवान का रिप्लेसमेंट आपके पास है? आपने बनाया नहीं ना? आपने बनाया ही नहीं, आपके पास बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं। आप उन्हीं डोमेस्टिक क्रिकेट, शादाब खान साल 1.5 साल टीम से बाहर रहा, उसने कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस दी कि वो वापस आ गया? अब्दुल्ला शफीक मुसलसल नाकाम था, कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस दी कि वनडे में वापस आ गया? खुशदिल शाह ने इस 1-2 मैचों में रन किए, वो टीम में है। फिर आप इमाम आला को देखें, आपने 2 साल बाहर बिठाया, फिर वापस लेके आ गए। फ़हीम अशरफ को किस बेस पे लेकर आ रहे हैं? और ये जो यंग लड़के आपने लिए, इसमें हम ये नहीं कहते कि इनको चांस ना दें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यंग प्लेयर ये होता है कि एक टीम में अगर आपके पास 11 खिलाड़ी खेलें तो उसमें 2 आपने यंग प्लेयर डाल दिए तो ये पता चलता है कि हाँ यार 2 को मौका मिला। अच्छा, 2 को अगर आप सही बात कर रहे हैं बदील जमान, अगर 2 को आप मौका दे रहे हैं तो उनको एतमाद भी दें कि आप मुकम्मल सीरीज खेलेंगे, और अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो वो सबकी नज़रों में हो जाएगा, वो टीम से बाहर जाने का वो हक भी रखता है। आप समझते हैं कि ऐसे आप मौके देने चाहिए कि ठीक है आपको टूर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम में सिलेक्शन की, उसके बाद आपने मैचेस भी नहीं खिलाए, आपने टीम से बाहर कर दिया। वजह तो बताएं कि कामरान गुलाम को किस लिए आपने बाहर किया, हसनैन को किस लिए बाहर किया, सऊद शकील को किस लिए बाहर किया, आप ये वजह तो बता दें कम अज़ कम। अब वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ कोई वजह नहीं है। हमारे यहाँ खिलाड़ी क्यों परफॉर्म नहीं करता कि उसको डर लगा रहता है कि मैं इस मैच में परफॉर्म करूंगा तो टीम में रहूंगा, नहीं करूंगा तो बाहर हो जाऊंगा। इसलिए वो कोशिश, बैट्समैन होता है तो वो कोशिश करता है यार मैं इसमें 50 रन कर लूँ, मैं अपनी साइड तो पक्की कर लूँ। फिर बॉलर जो होता है वो कहता है 2-3 आउट कर लूँ, अपना एरिया जो है पक्का कर लूँ ताकि मैं टीम में रहूं। ये चीज़ें जब तक आपकी टीम में से ख़त्म नहीं होंगी तो आपकी टीम कभी नहीं जी सकती। आप मिसाल ले लें, हम भारत को कहते हैं ना जी कि वो है, भारत के पास इस वक्त अगर आप बनाना चाहें ना, उनकी जो है 2 टी20 की टीमें हैं जो इस वक्त खेल, अगर 2 को इंटरनेशनल उसमें डाल दें तो 2 टीमें उनकी तैयार हैं, वनडे की 2 तैयार हैं, टेस्ट की 2 तैयार है, हर आईसीसी का बड़ा इवेंट वो खेल रहे हैं। अब अगर हम फतह हासिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो फाइनल खेल रहे हैं। आप देखिए आईसीसी के 4 फाइनल खेल चुके हैं। आज तनकीद हो रही है ये भारत को फायदा हुआ, भारत ने ये किया। देखिए आपने खुद ही आइबर मॉडल को तस्लीम किया था, आपने खुद ही कहा था कि दुबई में मैचेस होंगे, तो फिर तो हमें एतराज़ बनता ही नहीं है। हाँ उस वक्त आप कहते हैं जी कि भाई आपने 2 मैच यहाँ खेलने, 2 मैच आपने अबू धाबी में खेलने, 2 मैच आपने जाके जो है वो श्रीलंका में खेलने, आप रखते तो बात होती। आपने उनके मैच खुद ही वहाँ रखे, शेड्यूल वहाँ दिया, तो फिर वहाँ वो परफॉर्म करेंगे, उस हिसाब से वो टीम बनाएंगे। आप मुझे ये बताएं चैंपियंस ट्रॉफी में हर टीम के पास 3 से 4 स्पिनर थे, आपके पास 1 स्पिनर, वो भी मैं कहता हूँ कि मेरे हिसाब से वो स्पिनर पूरा नहीं है, मुकम्मल स्पिनर नहीं है। एक अगर आप उसको जो है वो एक टाइप की वो बॉल करता है, और मेरे ख्याल में इसने शम्बिन गिल को आउट करने के बाद ऐसा इशारा किया कि जैसे उसके कैरियर में उसने, मेरे ख्याल में पूरे टूर्नामेंट के अंदर वो वाइड बॉल उसकी अच्छी थी जिसपे वो आउट भी हुआ, या तो मुझे लग रहा है पैच में पड़ी है या कहाँ पड़ी है, वो जाके वो ब्रेक हुई और आउट हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखें आज आपने जो टीम, अभी बात हम वो मुकम्मल ही नहीं हुई थी कि जहाँ न्यूजीलैंड में हमेशा आपको मालूम है फास्ट ट्रैक होता है, वहाँ पर ग्रीन पिचेस होती हैं, ग्रास उस पर छोड़ते हैं, वहाँ बाउंस होता है, गेंद जो है बहुत ज़्यादा स्विंग होता है, तो वहाँ पर आपको यहाँ स्पिनर की जरूरत नहीं। अच्छा आप 5 स्पिनर ले गए तो क्या न्यूजीलैंड वाले वहाँ पर स्पिन ट्रैक बना देंगे आपके लिए? क्या आए हमें आउट करें और सीरीज़ जीत के चले जाएँ? ऐसा कभी भी नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ये जो सिलेक्शन कमेटी है ना, इसको खुद नहीं पता। जब आप अंपायर को सिलेक्शन कमेटी में रखेंगे, एक ऐसे प्लेयर को रखेंगे जिसको खुद जो है टीम में मुंतखब नहीं किया जाता था, फिर आप आकिब जावेद जो हैं वो उनको सिलेक्शन, एक क्या उन्होंने टीम बना दी, पिच बना दी, उसके बाद आपने समझा कि यार आकिब जावेद पता नहीं क्या से क्या भला है। लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल में टीम की ये सिलेक्शन कमेटी है, फिर सिलेक्शन होनी चाहिए,
उस लड़के को चांस दें जो परफॉर्म कर रहा है। जो परफॉर्म नहीं कर रहा, बाहर बैठा हुआ है, उसको आप टीम में क्यों ले आते हैं? अभी तो देखना शादाब खान अगले सीरीज में हो सकता है कप्तान भी बन जाए। अच्छा, कप्तानी पे आ जाएं थोड़ा सा, क्यों आपने जिक्र कप्तानी का कर दिया। हम थोड़े से यहाँ पर भी वीक करते दिखाई दे रहे हैं। सरफराज के बाद हमारे पास कोई ऐसा कप्तान नहीं आया है। आपने बाबर को आजमाया, आपने शाहिनशाह अफरीदी को, शादाब को, आप सलमान अली आगा कप्तानी कर रहे हैं T20 के अंदर, तो आप कप्तान चेंज करते जा रहे हैं। लेकिन कभी आपने फ्यूचर में भी देखा होगा कि माजी में हमने तो कोई तैयार नहीं किया, लेकिन फ्यूचर में भी कभी आपने प्लान में नहीं रखा कि हमें किसी को कप्तान बनाना है। आप मोहम्मद हारिस को थोड़ा सा एतमाद देते हैं, आप पाकिस्तान शाहीन की कप्तानी करवाते हैं, फिर कुछ अरसे बाद मुझे ऐसा लग रहा है, आपने तो शादाब का नाम लिया है, लेकिन मेरे जहनों में शायद ऐसा लगता है कि मोहम्मद हारिस ही पाकिस्तान T20 के कप्तान आने वाले वक्त में होते हुए नजर आ रहा है। तो ग्रूम आपने यहाँ पर कप्तान भी नहीं किया, आपने कभी शादाब को वाइस कप्तान बनाया, कप्तानी शिप देते रहे। तो आप समझते हैं कि यहाँ भी ज़रूरत है हमें कि एक वाइस कप्तान ऐसा बनाया जाए कि जो पाकिस्तान को लीड कर सके आने वाले वक्तों में। लेकिन ऐसा ग्रूम करने का हमें नहीं नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरफ भी तवज्जो दे रही है। माजी अगर उठा के देखें, जो वाइस कप्तान होता था, टीम के साथ मुंसलिक रहता था, वो लंबे अरसे तक चला और उसके बाद वो वाइस कप्तान पाकिस्तान टीम का कप्तान हुआ करता था। इंजमाम की मिसाल है, मिसबा की मिसाल आपके सामने, बहुत से ऐसे कप्तान गुजरे हैं जो वाइस कप्तान रहे फिर कप्तान बने। लेकिन पहले की क्रिकेट और अब की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और दूसरा जो है, किसी भी टीम में आप देखें, मुझे बताएं कि किसी भी टीम में, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, आप उनके कप्तानों को देखें कि मुस्तकिल कप्तान जो हैं वो सीरीज़ हारते भी हैं, वो जीतते भी हैं। लेकिन ये नहीं होता कि एक सीरीज़ के बाद हमारी तरफ जो है कप्तान को पहले कप्तानी से बाहर करें, फिर उसको टीम से ही बाहर कर दें। देखिए, सरफराज अहमद एक ऐसा कप्तान था कि उसने जो कप्तानी की है, उसके पास दिमाग था, वो उसको मालूम था कि किस वक्त मैंने कौन सा बॉलर इस्तेमाल करना है, किस वक्त मैंने बैटिंग के जो नंबर्स हैं उस पर किसको भेजना है, जो कारामत साबित होगा। उसकी मिसाल एक छोटी सी है ना, हाँ, हसन अली पे आज तनकीद होती है, इसी हसन अली से विकेट ली, चैंपियंस ट्रॉफी का बेस्ट बॉलर बना हसन अली, इसी की कप्तानी में थे ना सरफराज के। यही होता है, कप्तान का सबसे बड़ी बात होती है एतमाद देना खिलाड़ी को। और जब कप्तान पे आपका एतमाद होगा तो फिर आपको कोई ऐसा मसला नहीं होगा। तो मसला सारा हमारी कप्तानी में ये है कि देखें, पहले हमने बाबर को कप्तान बनाया, उसको हटाया, शाहीन को बनाया, शाहीन को हटाया, फिर रिजवान को बनाया, रिजवान को हटाया, सलमान को बनाया, सलमान के बाद अब पता नहीं कौन सा कप्तान आ जाएगा। देखें, जो भी ज़रा सा अच्छी परफॉर्मेंस देता है आप उसे उठा के कप्तान बना देते हैं। जब वो फेल होता है उसको पहले आप टीम से निकालते हैं और फिर उसको टीम से ही बाहर कर देते हैं, कि कप्तानी से हटाते हैं फिर टीम से ही बाहर कर देते हैं। ये चीज़ें हमारे जब तक नहीं ख़त्म होगी। T20 फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम रन्स कर रहे थे और टीम को जिता रहे थे। कितने मैचेस आपके सामने उन्होंने जिताए, उस फॉर्मेट से आपने हम दोनों को बाहर कर दिया। और वनडे जिसमें आप हार रहे हैं, जहां उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, उसमें उनको रखा हुआ भी है और उनको कप्तान भी वो बरकरार है। भाई ऐसा नहीं होता। आप कप्तान बनाएं, 2 साल के लिए उसको टाइम दें, हेड कोच बनाएं, इसको 2 साल के लिए टाइम दें। खिलाड़ियों को बोलें भाई कोई आपको निकालने वाला नहीं है, आपको ये 5-10 मैच मिल रहे हैं, एक खिलाड़ी को कम से कम 5-7 मैच तो मिले, आपने खुल के परफॉर्म करना है, आपने टीम को जिताना है। अपनी परफॉर्मेंस के लिए आप लगे रहेंगे ना। देखिए, बाबर ने जो भी क्रिकेट खेली है, बाबर टीम को तो नहीं जितवा सका, लेकिन बाबर अपने रन करता रहा, लेकिन उसके साथ किसी ने नहीं दिया। ये बात भी हमारे बाबर में हमने बहुत तनकीद की है, मैं खुद तनकीद करता हूँ, लेकिन बाबर का साथ भी तो किसी ने नहीं दिया। अगर बाबर 50-60-70 रन कर रहा है तो पीछे से पूरी टीम जो है लाइन लग जाती थी, तो वहाँ मजबूरन उसको टिकना पड़ जाता था या फिर वो खड़ा हो जाता था। लोग कहते थे इसके स्ट्राइक रेट जो है वो सही नहीं है, पर रन्स नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, चेयरमैन साहब के पास एक ऐसा मौका है कि यहाँ से आप टीम बनाना शुरू कर दें। अब भी मौका है, आपका बेंच स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है। अगर आज आपने 2 लड़कों को बाहर किया, कल ये सीरीज़ हार के, अगर खुदा न खासा हार के आगे उन 2 को अंदर करेंगे, यहाँ से 2 को बाहर कर देंगे, ये हमारे यहाँ चलता रहेगा। तो ये सिस्टम अगर रहा ना तो पाकिस्तान टीम कभी भी जो है ना ऊपर नहीं उठ सकती है, कभी भी ऊपर नहीं आ सकती। लेकिन 3 खिलाड़ियों पे थोड़ी सी बात कर लूँ जो टीम से बाहर हुआ है, और कामरान गुलाम के हवाले से तो ये बात ज़रूरी है कि एक ऐसे टूर पर जहाँ पर ज़रूरत है हमें मिडिल ऑर्डर पर बैटर्स की, आपने कामरान गुलाम को ड्रॉप कर दिया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मोहम्मद हसनैन का क्या कसूर था? आपने चैंपियंस ट्रॉफी में से मैचेस नहीं खिलाया। जब मौका आया कि आप एज ए फास्ट बॉलर नसीम की जगह आप या शाहीन को थोड़ा सा रेस्ट दे सकते थे, आप या मोहम्मद हसनैन को आजमा सकते थे आप T20 के अंदर न्यूजीलैंड में, क्योंकि ग्रीन विकेटों पर हसनैन ज़्यादा कामयाब हो सकते थे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हसनैन को आपने चांस नहीं दिया, आपके पास आपने फास्ट बॉलर ही इतने लेके गए, आपने 3 से 4 फास्ट बॉलर खिलाए, वहाँ मौका भी नहीं मिल रहा था और वहाँ पर कुछ नहीं था। जहाँ तक आपने शाहीन की बात की, तो आप शाहीन की बात करें, वनडे क्रिकेट में शाहीन की परफॉर्मेंस बेहतर है
आरिस रऊफ की बेहतर है, और उन दोनों वो उस फॉर्मेट फॉर्मेट से में वहां नहीं से है। भी फिर बात अब करें। जो आखिरी के 14 मैचेस की मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिरी के जो 14 मैचेस हुए हैं उसमें पाकिस्तान 6 जीता है, और 6 मैचेस में 4 में शाहीन शाह अफरीदी मैन ऑफ द मैच रहा है। आप मुझे बताएं, और फिर आरिस रऊफ ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो वनडे सीरीज हुई थी उसमें आप देखें आरिस रऊफ ने किस तरह की बॉलिंग की थी। तो एक खिलाड़ी जहाँ परफॉर्म करता है उसको आप निकाल देते हैं। यही बाबर और रिजवान के साथ किया, यही शाहीन और आरिस के साथ किया, आप उसको T20 में लेके आ गए। आप ये साबित करना चाहते हैं कि ये दोनों अब 4-4 ओवर के बॉलर हैं, ऐसा नहीं है भाई, इस तरह से ना करें। आपने अगर करना है तो फिर T20 की टीम को अलग बना दें, वनडे की अलग बना दें, टेस्ट की अलग बना दें। भाई जो टेस्ट खेलेगा वो वनडे नहीं खेलेगा, जो वनडे खेलेगा वो T20 नहीं खेलेगा, फिर तो आप आगे जा सकते हैं। अगर हाँ यही होता है कि भाई 2 मैचेस में परफॉर्म करो और टीम में आ जाओ, फिर आप कैपें बांट रहे हैं, ये कैपें बांटनी नहीं चाहिए। अभी भी कैपें बांटेंगी, आप देखेंगे, आप प्ले लेके गए, सारे नए लेके गए, इसमें 2-3 को अच्छा, थोड़े से नए प्लेयर्स पे आ जाएं। कुछ इंतखाब अच्छे हुए हैं, पंच हिटर हमारे पास नहीं थे आफरीदी के बाद, या कुछ हमने ज़ाया कर दिया। आसिफ अली हमारे पास एक अच्छे आए थे जो मेरा ख्याल में कई मैचेस भी पाकिस्तान को जिता चुके हैं। लेकिन अब आज़म खान उसके अरसे के बाद आए, अब हम देखते हैं कि अब्दुल समद का एक इजाफा हुआ है। क्या कहेंगे अब्दुल समद के? अब्दुल समद ने क्या किया है, मुझे आप ये इसकी कारकर्दगी दिखा दें मुझे आप, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। T20 के 6 मैचेस में उसके 230 रन, 17 रन की एवरेज है। किस बेस पे आप उसको कह रहे हैं कि भाई वो बहुत अच्छा जो है वो पंच हिटर है या पावर हिटर है? ये कौन सा ऐसा हिटर है? ऐसा नहीं होता। आप 2-4 मैचेस की कप्तानी बेस पर कप्तान बना देते हैं, 2-4-5 मैचेस की बेस पर उसको जो है टीम में ले आते हैं। 6 मैचेस खेलने वाला अगर पाकिस्तान टीम में मुंतखब हो जाता है, आप उसको कहते हैं कि क्या टैलेंट है? ऐसा नहीं होता। 6 मैचेस वाला तो कप्तान बन जाता है, कप्तान में बन जाता है। तो ये चीज़ें कब तक चलती रहेंगी यार? इससे के अलावा भी आपके पास प्लेयर हैं जो परफॉर्म करते रहे, जो कर रहे हैं, उनको आप क्यों नहीं देखते? अब शादाब खान, क्या आप लिखवा के लाएंगे शादाब खान टीम में रहेगा? क्या लिखवा के लाएंगे फ़हीम अशरफ टीम में रहेगा? लिखवा के लाएंगे खुशदिल शाह जो है बार बार आता रहेगा? ऐसा नहीं होता। आप जब तक इस तरह की सिलेक्शन नहीं करेंगे, आप असल में मसला पता है क्या है? आप भी यहाँ पर जब डोमेस्टिक क्रिकेट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पाकिस्तान कप के मैच होते हैं, आप भी देखने जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, वहाँ पर हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं। कौन सा सिलेक्टर, एक कामरान जो अकमल के अलावा हमने किसी को नहीं देखा ग्राउंड में बैठे हुए कि वो वहाँ जब कामरान अकमल सिलेक्शन कमेटी में था तो वो हमने देखा कि वो बैठे हुए खिलाड़ियों को देख रहे होते हैं, हमें बता रहे होते थे यार ये लड़का बहुत अच्छा है, ये अच्छी गेंद कर रहा है, ये अच्छे बैटिंग अच्छी कर रहा है, ये आगे जा सकता है। तो आपके आकिब जावेद ने तो आज दिन तक तो जहमत ही नहीं की किसी ग्राउंड में जाने की। असद शफीक कौन से ग्राउंड में जाके बैठे? फिर जो अलीम डार कौन से ग्राउंड में जाके बैठेंगे वो देखेंगे यार? अजहर अली कौन से ग्राउंड में जाके बैठकर मैच देखें? जब तक आप ऐसे ही लैपटॉप पे देखेंगे, नाम से बना देंगे, हाँ भाई सलमान अली आगा इतने मैच इतने रन, इसको जो है टीम में रख लो, इसने इतने मैचेस में परफॉर्म नहीं किया, इसको बाहर कर दो। ऐसे टीमें नहीं बनती। चलें, ऐसे टीमें नहीं बनती हैं। बदीर जमा साहब बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे हैं, और इस वक्त हमें इसी हवाले से बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है सीनियर स्पोर्ट्स एंकर पर्सन है अरसलान खोखर साहब ने। अरसलान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और इस वक्त पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान हम देखें तो सीरीज़ का आगाज़ हुआ, और साथ साथ क्योंकि कुछ नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, आप समझते हैं कि वो नौजवान खिलाड़ी क्या T20 के बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान के? यार देखिए, सारे वो लड़कों को मौका मिला है जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में, ऑन एंड ऑफ हमें दिख रहे होते हैं। अभी नेशनल T20 में भी कुछ परफॉर्मेंसेस थी हालिया, लास्ट ईयर की मैं अगर बात करूं, और फिर अभी भी डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं। इन सारे लड़कों का नाम मैं, आप सारे मिलके, या बदी भाई अभी आप लोगों के साथ थे, सीनियर हैं हमारे, हम सारे कभी ना कभी ये नाम लेते हैं, लेकिन तरीका कार बड़ा अलग है हमारे यहाँ सिलेक्शन का। जब हमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी थी तो हमने चले हुए कारतूस रख लिए। अब हमें वहां जाना था और शादाब को किसी तरह कैप्टन बनाना था, तो वाइस कैप्टन के तौर पे उसकी री एंट्री करवा दी। शादाब की री एंट्री जिस तरह से हुई है इस टीम में, मुझे ये बताएं, अभी नेशनल T20 भी रिसेंट हुआ, बहुत सारे लोगों की परफॉर्मेंस थी, मैं यहाँ पर कवर कर रहा था। शादाब उसमें बॉलिंग नहीं करता था, और शादाब की हमें बॉलिंग चाहिए, बतौर बॉलिंग ऑलराउंडर उसने टीम में जगह बनाई थी। वो बैटिंग ऑलराउंडर बनना चाह रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है फिर चौथे नंबर पे शादाब को कोई बैट्समैन के तौर पे एडजस्ट करने की? फिर हम कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो है उसको ड्रॉप करें, क्योंकि बॉलिंग तो उनकी इफेक्टिव है नहीं। फिर समझ से बिल्कुल बाला था, सुफियान मुकीम को हर वक्त साथ रखा हमने, टूर करवा दिए जिम्बाब्वे का, बाकी जगह का, और जब मैं ICC चैंपियंस ट्रॉफी का वक्त आया तो बाहर बिठा दिया। आमिर जमाल को हम कैरी करते रहे, जब लास्ट मौका आया तो फ़हीम अशरफ आ गया। इसी तरह बिल्कुल समझ से बालातर चीजें मेरी आखिरी टाइम पर आपके खुशदिल वापस आ गए,
क्या करना था खुशदिल ने और फहीम अशरफ ने, बार बार मौके मिलने के बावजूद। फिर सऊद शकील कभी ओपनर खिला रहे हैं, कभी चौथे पे, कभी पांचवे पे। सर एक और खिलाड़ी की वापसी भी है, वसीम जूनियर की, उस हवाले से भी क्या कहेंगे? देखिए वसीम जूनियर की वापसी, मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ, वसीम जूनियर आपके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। अब इरफान नियाजी, वसीम जूनियर, ये 6-7 लड़कों को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया और इनको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया अपने स्क्वाड से। 5-6 लड़के जो कॉन्ट्रैक्चुअल थे वो तो थे ही नहीं, सारे नए लड़कों को आपने इंडक्ट कर लिया। वसीम जूनियर कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर है आपका, उसको खिलाना चाहिए। इतना लंबा अरसा आपने उस पर इन्वेस्ट किया है वसीम जूनियर पे, और इतना लंबा अरसा इन्वेस्ट करने की जरूरत फिर क्या थी अगर आपने उसको खिलाना ही नहीं था। कभी हमें ऑलराउंडर कह के बेच दिया जाता था, वो कभी बॉलर कह के बेच दिया जाता था। इफेक्टिव प्लेयर है, अगर हम उसका इस्तेमाल जरा ढंग से कर लें, कोई इतना बुरा प्लेयर नहीं है वो। लेकिन उसको हमने पहले तो बहुत हाइट दे दी और हर जगह आपको दिखाई देते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अबरार आपको खेले ना खेले लेकिन टीम का हिस्सा दिखाई देते थे। ऐसे ही वसीम जूनियर को इतनी हाइप दी, फिर अचानक हमने गायब कर दिया। और ये तरीका सिलेक्शन का है, ये इशू मसला सिलेक्शन का है। लड़के ठीक है, इनका यूटिलाइजेशन करें ना, कोई किसी पिच पे ठीक रहता है। ऐसी सूरत हाल अब माजी में हुआ करती है, अब थोड़ी ना होती है। अरसलान भाई अगर थोड़ी सी हम बात कर लें, क्योंकि अगर हम डोमेस्टिक सीजन की बात करते हैं, बड़ा फॉलो करते हैं आप डोमेस्टिक सीजन को, कि डोमेस्टिक सीजन में एज ए ओपनर खेलने वाला बैटर पाकिस्तानी टीम में जब शामिल होता है, जब उसकी सिलेक्शन होती है, तो हम तो देखते हैं कि वो कभी नंबर 4 पोजीशन पे खेल रहा है, कभी 5वीं पोजीशन पे खेल रहा है। उसने अगर जनाब भाई मीडिया के सामने जब उससे मीडिया ब्रीफिंग होती है तो वो कहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें जिस नंबर पे खिलाना चाहे मैं खेलने को तैयार हूँ, पाकिस्तान के लिए खिदमात हासिल है। तो शायद मैं समझता हूँ कि खिलाड़ी भी अपने साथ कुछ जाती कर रहे होते हैं। हाँ देखें, अब वो जिस नंबर पे खेलना चाहें, ये करना चाहिए, बातें होती हैं, फिर नंबरों पे खिलाते हैं तो परफॉर्म नहीं होता उनसे। ये बड़ा मसला है ना। ये देखें, आकिब जावेद साहब जब आए ना तो उन्हें लगा कि बस मैं लाहौर कलंदर चलाकर आ गया हूँ, तो बड़ा को तीर मार लिया मैंने। फिर उन्हें पता लगा कि भाई ये लाहौर कलंदर नहीं है, पाकिस्तान की टीम है। और जितने आकिब जावेद साहब समझते हैं कि मैं जी किसी के फैसलों का भार नहीं उठाता, मैं अपनी मर्जी से फैसले करता हूँ, वो करके देख लिए। स्लो पिचेस बना लिए आपने, स्लो पिचेस पे आप मैच जीत गए तो आपने समझा कि सारी दुनिया में आपको मौका दे देंगे पिचेस बनाने का, मैच जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता। सिलेक्शन करना काम है उनका। हम लोग हेड कोच भी उसी को बना देते हैं, सिलेक्टर भी बना देते हैं। मिसबा वाला हम तजर्बा दोबारा रिपीट कर रहे हैं। हमने अपने गैरी क्रिस्टन और उसको भगा दिया बॉलर को, ऑस्ट्रेलियन और एक साउथ अफ्रीकन कोच को, गिलेस्पी को। तो हम क्या लोगों को मैसेज दे रहे हैं, क्या आपकी सिलेक्शन होगी? आते हैं वो काम करने, महीना काम भी नहीं करते, हमें भगा देते हैं। आकिब जावेद साहब आ जाते हैं, फिर गिलेस्पी ने जिस किस्म के इल्जाम लगाए हैं जाने के बाद, वो तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। दुनिया में कोई भी साथ साथ मिकी आर्थर भी सपोर्ट में है उनके। देखिए वो सही है ना, मिकी आर्थर के साथ भी तो यही मसला है। मिकी आर्थर तो समझदार था ना, वो ऑनलाइन कोच बन गया ना आपका, उसने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दी ना। उसने तो पूरा फुल फ्लैश कोच आया ही नहीं, उसको पता था ये लोग उसको फिर निकाल देंगे। वो तो इनके सिस्टम का हिस्सा रहा है ना बहुत लंबा अरसा, तो उसको इनकी नेचर पता है। यहाँ ये प्रॉब्लम है ना, आप पहले सबसे पहले अपने सेटअप को स्टेबल करें। जिन्होंने सिलेक्शन करनी है वो हर 2 महीने बाद चेहरे बदल जाएंगे, उनकी सोच बदल जाएगी, लड़के बदल जाएंगे आपके सामने, जिसको जो पसंद आएगा, प्रेफरेंस होगी, वो बदल जाएंगे। चलिए अरसलान भाई, इसी पे बदियो जमा साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, तो बदियो जमा साहब से भी बात करें। आप हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे। बदियो जमा साहब, अरसलान साहब कह रहे हैं कि चेहरे बदलते रहते हैं और कोई फर्क यहाँ नजर नहीं आ रहा है। ये वही वाली बात है, अरसलान भाई से हमारी बात होती रहती है। तो देखिए असल मसला यही है कि सिलेक्शन कमेटी का काम होता है खिलाड़ियों का। अरसलान भाई है ना, तो अरसलान भाई है या आप हैं या कोई भी है, वो सबसे पहले ये कोशिश करता है कि यार मैं अपने स्टूडियो में या अपने प्रोग्राम में उन लोगों को बिठाऊं जिनको क्रिकेट के बारे में पता हो, उनको पता हो कि क्रिकेट होता क्या है। अगर मुझे सिलेक्शन कमेटी को ये नहीं पता कि ये बल्लेबाज जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कितने रन्स करके आया है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट में कितनी विकेटें लेके आया है, ये इस जो हम खेलने जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में हमें स्पिनर की ज़रूरत पड़ेगी या फास्ट बॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये चीज़ें सारी सिलेक्शन कमेटी का जो हेड होता है, जो मेंबर्स होते हैं, उनको पता होता है। एक दूसरे से मुशावरत होती है कि भाई हम इसको करें ना। आप किसी से मुशावरत करते हैं ना कुछ करते हैं, फिर आपको चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी कह देते हैं कि भाई आप टीम अगर बेहतर करना चाहते हैं तो आपको इजाज़त है, आप इसमें तब्दीलियां कर सकते हैं, फिर भी आप इस पे अड़े रहते हैं। मुझे ये बताएं कि आप पे तो पूरी दुनिया हंस रही है इस वजह से कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी में एक स्पिनर जो है शामिल किया। आपने चैंपियंस ट्रॉफी में आपके पास ओपनर नहीं था, आप चैंपियंस ट्रॉफी में आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं था 7-8 नंबर पे जो जाके पाकिस्तान टीम को मैच जिता सके। ये चीज़ें तो आप जब सिलेक्शन करेंगे तो कौन आपको बोलेगा कि आप बस में ओहदे लो,
सिलेक्शन कमेटी भी आपके पास है, हेड कोचिंग भी आपके पास है, और जाकर और बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं। असल मसला यहाँ पर ये है कि इन्हीं कोचेस को, इन्हीं सिलेक्शन कमेटी को जब आप क्रिकेट बोर्ड से बाहर कर देंगे, कल आपके पास ये बातें कर रहे होंगे, मुझे तो ये नहीं मिला था, मुझे तो वो नहीं मिला था। जिसको आपने इस बोर्ड में लेके आगे, वो आपकी तारीफ़ें करना शुरू कर देंगे। देखिए, असल मसला यही होता है कि आपको जितने भी, हम भी तो जाते हैं ना, जितने भी, जब आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो, पाकिस्तान कप हो, प्रेसिडेंट कप हो, कोई भी कप हो, इन सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान से कहेंगे भाई इस ग्राउंड पे आपकी ड्यूटी है, आप यहाँ के टैलेंट को देखें, आप बॉलर्स को मुंतखब करें, आप स्पिनर। सकलेन मुश्ताक को फिर बातें हो रही हैं कि जी कोई हेड कोच लाया जा रहा है। मुझे बताएं, सकलेन मुश्ताक साहब ने आज दिन तक कौन सा स्पिनर पाकिस्तान को तैयार करके दिया? आप ऑफ स्पिनर दे, आपके पास ऑफ स्पिनर नहीं है। और जो लड़का ऑफ स्पिनर में परफॉर्म करता है, अपने बेस पे, अपने सब किए डरे पे, उसको टेस्ट मैच 2 खिला के बाहर कर देते हैं, वनडे में उसको चांस नहीं देते, T20 में उसको चांस नहीं देते। वो भाई वो दिलेर प्लेयर है, वो टीम के लिए खेलता है। आपने उसको देखा होगा टेस्ट में खेलते, साजिद खान की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं आप लेते हैं ये चीज़ें? अभी क्या यार, मुझे बताएं, ज्यादती नहीं है क्या? वनडे क्रिकेट खेलने आप जा रहे हैं, आप T20 खेलने जा रहे हैं, क्या न्यूजीलैंड में अगर आप 4-5 स्पिनर और ले आते हैं तो उसको नहीं ले आ सकते? वो बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है। इसी पे अरसलान भाई से भी बात कर। अरसलान भाई क्या कहेंगे? यहाँ कह रहे हैं कि स्पिनर्स, अगर हम तगड़े स्पिनर्स की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर साजिद और नोमान से बेहतर कोई स्पिनर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में उन पर फोकस क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या सिलेक्टर उनको पसंद नहीं करते? यार, अभी बदी भाई ने ना सारी बात, मेरा ख्याल है बड़ा क्रक्स है ये सारी बात, बहुत बदी भाई ने वो की है जो बहुत जरूरत वाली बात है। साजिद और नोमान, ऐसा नहीं है कि आपके पास ये 2 स्पिनर्स हैं और इनसे बेहतर स्पिनर्स नहीं है, ऐसा नहीं। हर दुनिया के फॉर्मेट में डिफरेंट लोग खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया के पास हर फॉर्मेट के अलग प्लेयर्स हैं। अश्विन जैसा बड़ा तरीन बॉलर वो नहीं खिलाते थे भाई, वर्ल्ड कप में ले जाते नहीं खिलाते, जब उनको मौका मिलता है खिला लेते हैं। वो अपने बैट्समैन, बड़े से बड़े बैट्समैन को बाहर बिठा देते, नहीं खिलाते। तो आपके यहाँ स्पिनर है, मेहरान मुमताज है, आरिफ याकूब है, सुफियान मुकीम है, फैसल अकरम है हमारे पास, फैसल अकरम है, बहुत सारे हैं, मैं नाम ले सकता हूँ भाई, इनके अलावा बहुत सारे हैं, भट्टी है, बहुत सारे हैं। आप उनको खिलाएं ना, क्यों नहीं खिलाते? मसला सिर्फ इतना सा है कि आपकी नीयत नहीं है ना। हमें सिलेक्शन के वक्त सारा कुछ, मुझे तो बिल्कुल, आप एक चीज बताएं, खुशदिल जो है, फहीम और खुशदिल, बदी भैया बैठे हैं, फहीम और खुशदिल कोई ऐसी परफॉर्मेंस जो डोमेस्टिक में मैं भी फॉलो करता हूँ, आप लोग भी करते हैं, मुझे भी बता दें। खुशदिल ने कौन से 200 रन लगा के तो 10 विकेटें ले ली थी एक मैच में, या 5 विकेटें ले ली थी, जिसकी बुनियाद पे वो आ गया। फहीम अशरफ ने ऐसा क्या कर लिया था कि जिसकी बुनियाद पे वो ICC चैंपियंस ट्रॉफी में आ गया? बांग्लादेश प्रीमियर लीग, जहां का मेयार ये है कि वहां अंपायरों को पैसे नहीं देते तो लोकल गली के अंपायरों को बुला के अंपायरिंग करवा लेते हैं। वहां पर ड्राइवर सामान रोक लेता है प्लेयर्स का। इस तरह की 3rd क्लास लीग में परफॉर्मेंस देने वाले, और वहां जो बॉलर्स हैं वो बेचारे ऐसे हैं जिनकी ना कोचिंग हुई है, ना उन 10 सालों में उन लोगों का कोई स्ट्रक्चर ठीक हुआ है। उन बॉलर्स के आगे आपने थोड़ा सा स्कोर कर दिया तो हमने कहा जी वाह वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया। और फिर वही बात, वो खेली आपने T20 के मैचेस से, ले आप वनडे के मैचेस में आए। बाबर आजम का नंबर सेटल नहीं होने दे रहे, और गैर जरूरी तनकीद भी मैं देख रहा हूँ आजकल, हम समेत सारे कर रहे हैं, यार बाबर स्कोर नहीं कर रहा। भाई खेलने दें उसको चौथे पे, बाबर को। कौन कहता है कि बाबर को आप उठा के चौथे से ओपन करा दें? सऊद शकील को आप करवा दें ओपन? कौन कहता है? किसी ने कहा है? आपको फखर नहीं था, साइन नहीं था, पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया आपका। अच्छा, सिस्टम में थोड़ा अरसलान भाई, सिस्टम पर आए हम थोड़ा सा, और हम देखें तो हम पड़ोसी मुल्क भारत पर काफी दूसरी चीजों में तनकीद करते हैं, उनका सिस्टम बड़ा मजबूत है। अगर हम देखें तो क्रिकेट क्या, बल्कि तमाम खेलों के अंदर उनकी हॉकी नीचे गिरी, उन्होंने फिर हॉकी को ऊपर उठाया, लेकिन वो अपने सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं। हम क्यों नहीं उनकी इन चीजों को अपना रहे होते हैं? भाई क्या बात कर रहे हैं? आपके पॉलिटिकल इश्यूज है ना, वहां पर आप देखें, उनके पॉलिटिकल इश्यूज ही नहीं है। स्पोर्ट्स को लेकर जो इश्यूज थे पॉलिटिकल, वो उन्होंने रिमूव कर दिए, और जिस लड़की पर वो पाबंदी लगाई थी उसको ओलंपिक्स में उन्होंने भेजा, उसने वहां पर मेडल जीता। वहां तो ये हाल है। उनकी जो वो पीवी सिंह, उनकी जो शानदार प्लेयर है बैडमिंटन की, उसको उन्होंने इतना टॉपेस्ट प्लेयर बना दिया, करोड़ों में उसकी इनकम है। नीरज चोपड़ा को देखिए, वहां तो क्रिकेटर्स के मुकाबले में पैरेलल उन्होंने फुटबॉल की टीम को खड़ा कर दिया है, फुटबॉल की लीग बनाना शुरू कर दी है, हॉकी की उन्होंने प्राइवेट लीग स्टार्ट कर दी है, बड़े बड़े हॉकी के प्लेयर्स वहां पर वो जन्म ले रहे हैं। वहां पर पॉलिटिक्स को अलग रखा हुआ है इन्होंने। भाई हमारे यहाँ तो हमारे पॉलिटिशियन सबसे पहले तबाह करते हैं, आईपीसी मिनिस्ट्री के अंडर दे दो। आईपीसी मिनिस्ट्री में रोज मैं 2 बार गया हूँ, यहाँ पे आईपीसी मिनिस्ट्री के अंडर एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई है, वहां पर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि फुटबॉल के इलेक्शन कैसे होते हैं, उसका प्रोसीजर बड़ा डिफरेंट है, वही किसी को नहीं पता। और यहाँ पर बैठे वो
मस्ती खेल साहब कह रहे हैं जी आप रोक दें इलेक्शन को रोक दें, सब कुछ रोक दें, लगवा दी पाबंदी, लग गई फुटबॉल पे पाबंदी, फिर दोबारा उनको माफीनामे लिखने पड़े, कांग्रेस को आके उनकी बात माननी पड़ी, वो पूरी की पूरी अमेंडमेंट करनी पड़ी आर्टिकल में, फिर जाके उससे पाबंदी उठाई, अब दोबारा वही इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग आपके पॉलिटिशियंस को तो है नहीं स्पोर्ट्स की, और सारी जगह आपको पॉलिटिशियन नजर आएंगे। कबड्डी में चले जाएं तो चौधरी शुजात से लेकर अब तक के नाम नजर आते हैं। इसी तरह आप टेनिस को देख लें, टेनिस में तो चलो फिर एक ढंग के सेनेटर साहब बैठे हुए थे तो उन्होंने काम बड़ा किया है। बाकी अब आप जितनी स्पोर्ट्स हैं, अगर वहां से आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खत्म करेंगे, वहां पे कोई लोग जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको लेकर आएंगे तो बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे देख लें आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नए वजीर आजम आएंगे, अपनी मर्जी का बंदा ले आएंगे, और जो वजीर आजम आएगा वो अपनी मर्जी का आदमी ले आएगा। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तबाही की तरफ लेके जा रही है, स्पोर्ट्स को ले गई है। अब और इससे ज्यादा आप क्या समझते हैं? एक अरशद नदीम था, अब जाहिर है उसने ले लिया मेडल, और अब वो जब मेडल ले लिया तो बस खत्म। इसके बाद अरशद नदीम के पीछे मुझे कोई जेवलिन के 4-5 प्लेयर्स बता दें। एक प्लेयर है उसको पैसे नहीं मिले, वो अपना रोना रो रहा है। दूसरे अफशाह हैं, वो इतनी शानदार जेवलिन प्लेयर है, उसको हमने कभी ओलंपिक्स में भेजने की कोशिश नहीं की है। माहूर शहजाद आपकी बैडमिंटन में एक प्लेयर है, बाकी किसी को वो भेजते नहीं है बैडमिंटन वाले, क्योंकि बैडमिंटन में उन्होंने एक अजीब इजारादारी बना रखी है, सारा कुछ एक प्लेयर को दे देते हैं और फिर बाकी प्लेयर जो है वो भागते हैं और रोते रहते हैं। मुराद है, पलवशा थी, अब तो पलवशा का टाइम खैर एंडिंग पर है, पर मुराद था आपके पास, फिर लारोश है आपके पास बैडमिंटन में, और अली मेहदी है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं आपके पास अच्छे। नहीं हमने उनको प्रमोट करना, फिर क्या होगा? वो अपने बैंकों से खेल खेल के खत्म हो जाएंगे। डिपार्टमेंटल गेम्स अलग खत्म कर दिए हैं, रोजगार के मसाइल हैं, हॉकी पकड़ के कोई ग्राउंड में जाना नहीं चाहता। 500 रुपए आप हॉकी के इंटरनेशनल प्लेयर को देते हैं, और वो भी जब आप उसको इंजर्ड हो जाए, जहाज में बैठ जाए तो उसको घर वाले लेने आए तो ठीक, वरना उसके पास पैसे ही नहीं होते कि अपने घर चला जाए। मैं गोलकीपर की बात कर रहा हूँ जो इंजर्ड होकर वापस आया था इतने आम इवेंट से। डेलीज हम उन्हें देते क्या है? $100 भी डेली नहीं देते उन बेचारों को। तो हम बातें करते हैं कि जी हम अपना सिस्टम ठीक करेंगे, पैसे भाई आपको डालने पड़ते हैं स्पोर्ट्स में। बजट स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए नहीं होता कि उनकी बड़ी बड़ी मीटिंग हो जाए, स्पोर्ट्स बोर्ड के ये शाहाना खर्चे हो जाएं, उनकी करोड़ों की तनख्वाहें हो जाएं। फालतू के स्पोर्ट्स बोर्ड के लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी कोई काम नहीं किया, वहां उन्हें बैठा के आप बड़ी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, उनके लिए रखी हुई है आपने स्पोर्ट्स के बजट। भाई इससे बहुत सारी चीजें हैं, इसको ठीक बहुत सारी चीज, क्योंकि बजट में बात आ रही है तो थोड़ा सा मैं क्रिकेट की तरफ थोड़ा सा वापस आ जाए। और अभी कुछ दिन कबल हमने देखा कि मोहसिन नकवी ने एक फैसला किया कि 40% के बाद 10% कर दिया, और उसके बाद अगले ही दिन वो वापस ले लिया जाता है फैसला। तो आप समझते हैं एडवाइजर, जिस तरह मैंने बदी से भी पूछा था कि ये मामला किस रुख क्या रहे हैं? शहजादा मोइन, ये मैं जरा बदी भाई को भी बता देता हूँ, आपको भी। और ये जब फैसला हुआ तो मैं ग्राउंड के अंदर बैठा हुआ प्रेसिडेंट ट्रॉफी का फाइनल, और वहां पर मैं इंटरव्यू कर रहा था डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट ऑपरेशंस जो हैं खुर्रम नियाजी साहब का। उस वक्त मुझे खबर आई और मैंने उसी वक्त उनसे उसी प्रोग्राम में उसी वक्त पूछा कि जी ऐसा कुछ है? उन्होंने कहा हाँ जी ये खबर आपकी गलत नहीं है, ठीक है। उस खबर के फौरी बाद, फिर उस प्रोग्राम के फौरी बाद ये फैसला रिवर्सल भी हो गया। मुझे ये बताएं, अगर नहीं पूछते तो आज वही फैसला वैसे ही चल रहा होता। 10,000 दे रहे हैं उनको, 40,000 से कम करके 2 लाख रुपया कायदे आज़म ट्रॉफी की फीस कहकर 30,000 रुपया मैच फीस दी है लड़कों को। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अच्छा, उस वक्त लेकिन एक फैसला ये भी आ रहा था कि बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है, तो जिसके बेस पे क्रिकेटर्स को ज्यादा मैचेस मिलेंगे, शायद ये बेस बना रहे थे। जी यही बात उन्होंने कही थी कि हमने इसकी डिवीजन कर दी है। चलो समझ आता है कि क्रिकेटर्स को आप पैसे दे रहे हैं किसी ना किसी मद में, और आपने डिवीजन कर दिया, अच्छी बात है, मैं इसके हक में हूँ, कोई बुरी बात नहीं है। उनके कुछ काम थे जो उन्होंने मुझे कहे थे कि इस तरह करें। अगर आपने वो प्रोग्राम देखा उसमें बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी कि क्या क्या करने जा रहे हैं, और वो बुरी बात नहीं है, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। हम हर चीज पे तनकीद भी नहीं करेंगे। उन्होंने डिविजन्स की बिल्कुल कहा था कि हमने इसको डिवाइड कर दिया है, अब पैसे कम नहीं कर रहे बल्कि हम बढ़ा रहे हैं, हमने इसको डबल किया है। हमने 32 करोड़ से 64 करोड़ तक कह रहे थे कि बजट कर दिया, लेकिन हाँ हमने इसकी डिवीजन मुख्तलिफ टीयर्स में कर दी है। ये बात उन्होंने कही थी और मैं समझता हूँ कोई इतनी बुरी बात नहीं है। चले बुरी बात नहीं। बदीर जमा मौजूद है, कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। यार सनान भाई एक बात बताएं, अभी विमेन क्रिकेट जो क्रिकेटर्स हैं 90 जो खिलाड़ी हैं उनको उन्होंने डोमेस्टिक जो है कॉन्ट्रैक्ट दिए। 35,000 एक खिलाड़ी को मिलेंगे। मुझे ये बताएं कि 35,000 उस लड़की को मिलेंगे जो इंटरनेशनल जो है वो पाकिस्तान से खेलती रही है, जिसमें आलिया रियाज हैं, अनम अमीन है, 4-5 लड़कियां और हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं। 35,000 उनको मिलेंगे, क्या ये उनके साथ ज्यादती नहीं है? मुझे ये बता दें आप कि ज्यादती नहीं है कि उनको 35,000 में मिलेंगे। इससे ज़्यादा तनख्वाह तो वहाँ पर प्यून लेता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। बिल्कुल है, मैं देखिए आपको बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि उनको 33 या 35,000 जो दे रहे हैं उन्होंने
उसके अलावा उन्हें मैच फीस मिलाकर भी दे दें तो ज्यादा से ज्यादा 60-70 हज़ार रुपया बन जाता होगा उनका, इससे ज्यादा तो उनका नहीं बनता होगा ना। और उनकी बिल्कुल ठीक है, उनकी आपने अगर बढ़ानी है, उनकी कैपेसिटी बढ़ानी है, उनको कम से कम अगर आप लड़कों के बराबर नहीं भी अभी दे सकते तो हाफ तो देना उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। हम तो खैर पैसे ही नहीं खर्चना चाह रहे ना वुमेन क्रिकेट पे। वुमेन क्रिकेट का मुझे क्लब स्ट्रक्चर बता दें, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बता दें, कोई है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है उस तरह का इफेक्टिवली। इससे पहले आपने एक बैडमिंटन की प्लेयर को उनका चीफ एग्जीक्यूटिव लगा दिया था, अब एक नई खातून आ गई हैं, वो देख रही हैं वुमेन क्रिकेट को। तो ये यहाँ पे मसाले, वो बैडमिंटन की जो आई थी खातून वो क्या देखेंगी? पहले अपनी प्रायोरिटीज तो सेट करें, मैं यही तो कह रहा हूँ, प्रायोरिटीज सेट करें, कोई फैसले ढंग के करें, उसके बाद आप बजटिंग और बजटिंग कॉस्टिंग ठीक है ऊपर नीचे होती है, लेकिन इतनी जरूर दें कि यार चलो प्लेयर खेलने को अपना तरजीह तो दें ना किसी चीज को। और मैं आपको बताऊं फिर भी क्रिकेटर्स को पैसे कम से कम बाकी गेम से तो बहुत ज्यादा मिल रहे हैं ना बदी भाई। यहाँ पे जरा वुमेन की हॉकी का हाल आपको पता है ना, होती ही नहीं है। देखिए ऐसा हमारी बात वो नहीं है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खजाना जो है हमेशा भरा रहता है और उसमें आपने देखा स्टेडियम में कितने पैसे खर्च हुए। हॉकी वालों के पास तो पैसे ही नहीं है, हॉकी वालों के पास बेचारों के पैसे ही नहीं है। झूठ बोल रहे होंगे, चौथा अमीर तरीन बोर्ड है सर, चौथा अमीर तरीन बोर्ड। हम ये बताएं तो अगर आप एक तरफ कहते हैं हम खिलाड़ियों को प्रमोट कर रहे हैं, एक तरफ आप खिलाड़ियों की जो है वो उनकी तनख्वाहें काट लेते हैं, एक तरफ उनके जो है वो मैच फीस कम कर देते हैं। विमेन क्रिकेट आपकी जब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक आप देखें ना आपके पड़ोसी मुल्क में जितने पैसे जो है वो मेंस क्रिकेट को मिलते हैं इतने ही विमेन्स को मिलते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो। इसी वजह से उनकी क्रिकेट में प्लेयर्स भी अच्छी आ रही हैं, उनकी टीम जो है आगे बढ़ भी रही है। तो बदी भाई इन्वेस्ट करना पड़ता है, मैं यही कह रहा हूँ। मैंने वो मिसाल दी ना उनकी वो बैडमिंटन प्लेयर की, वो एक बैडमिंटन की प्लेयर है और वो मंथली तकरीबन इंडियन रुपीस की अगर मैं बात करूं, इंडियन रुपीस में उसकी सैलरी 80 लाख प्लस सैलरी है इंडियन रुपीस में जो वो कमाती हैं। उनको बोर्ड से अलग मिलते हैं, अपने डिपार्टमेंट से अलग मिलते हैं, स्पॉन्सर से अलग मिलते हैं। तो फिर वो उनकी आप रिजल्ट्स भी देख ले, पैसे खर्चने पड़ते हैं सर। पैसे नहीं खर्चेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नहीं खर्चेंगे, प्लेयर्स के लिए नहीं खर्चेंगे, ब्रेड एंड बटर होता है उनका, उनको सुकून नहीं देंगे तो फिर लोग छोड़ छोड़ के अमेरिका जाना शुरू हो जाएंगे। जो चले गए, कनाडा बुला रहा है लोगों को, चले गए। मुझसे कई सारे क्रिकेटर्स खुद राब्ते में जो मशवरे कर रहे हैं कि भी हमने नहीं रहना, हमने चले जाना। ये तो चंद क्रिकेटर्स हैं जो बेचारे बहुत हुब्बुल वतन है, जिसमें मोहम्मद अब्बास को मैं क्रेडिट दूंगा। हर डोमेस्टिक सीजन वो खेलता हुआ आपको नजर आता है। वो काउंटी अलग खेलता है, यहाँ अलग खेलता है, फिटनेस पे पैसे अलग खर्चता है, फिर उसको हम 3 साल इंटरनेशनल से बाहर रखते हैं, फिर लेकर आते हैं, फिर 10 विकेट लेता है, फिर हम बाहर कर देते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर और हमारी जरा सिलेक्शन क्राइटेरिया और ज्यादतियां हैं। ये उसको इतने बड़े प्लेयर को आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 30,000 रुपया देंगे आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने का। वो इंग्लैंड की टिकट यहाँ तक करा के आता है तो 8-9 लाख उसके उस काम पे लग जाते हैं, और आप उसको 10 मैचेस में 30,000 रुपये प्लस करके देख लें तो उसकी टिकट ही नहीं निकलती वहां से यहाँ नहीं, वो खेलता है। बड़ी अच्छी बात कही अरसलान कोकर साहब, बड़े वजाहत के साथ आपने कर दी। बहुत शुक्रिया अरसलान कोकर साहब आपका वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, बहुत बहुत शुक्रिया। बदी साहब बहुत सी पर्दों से जो है यहाँ पर पर्दा भी उठा दिया अरसलान कोकर ने। तो ये हमारी ज़ातियों का जो सिलसिला है ना, जो स्ट्रक्चर पे हम बात कर रहे हैं, जो अरसलान साहब भी कह रहे हैं, तो हम ये शायद ऐसा लगता है कि तब्दील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माजी से लेकर और अब तक हाल में आप देख लें कि हम यही सूरत हाल रही है टीम के साथ। जब तक आप इस खेलों में से सियासत नहीं ख़त्म करेंगे ना, जब सियासी लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो यही चीज़ें होती हैं। आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, उसको तो अब जो वज़ीर आज़म वाली इन्होंने बात की, ये बिल्कुल बात सही है। जो भी नया वज़ीर आज़म आता है वो अपना चेयरमैन लेके आ जाता है, फिर वो अपने जो एक काम हो रहा होता है वो वहीं पड़ा रहता है और नए सिरे से काम शुरू कर देता है। तो ये मसला सारा ये है, जब अगर कोई भी चेयरमैन हो, आप चेयरमैन को अलग सीट अलग कर दें कि ये भाई ये 4 चेयरमैन हैं, इनके दरमियान इलेक्शन होंगे और इनमें से जो मुंतखब होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है वो चेयरमैन होगा, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होगा। बड़ी अच्छी बात कही कि अब क्रिकेटर्स को लेकर आएँ और उनको सूझबूझ हर किसी की मालूमात होती है क्रिकेट के हवाले से, तो वो ज़्यादा बेहतर फैसले करते हुए दिखाई देते हैं। और सिस्टम को सही करना होगा। जब सिस्टम सही होगा ना तो हमारे पास अच्छे प्लेयर्स भी आएंगे, अच्छी पाकिस्तान के पास है ज़्यादातर मेडल भी आते हुए दिखाई देंगे, तो सब कुछ आसान होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हमें सिस्टम को सही करना होगा। बदीर जमा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन की इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।